66 और बड़ी खबर आ रही है बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार में कल होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। कल होगा मंत्रिमंडल का विस्तार और बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हमने सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि लिस्ट आ जाने दीजिए और अभी अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कल मंत्रिमंडल के विस्तार होने की सूचना पहुंच रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सियासत के गलियारे से सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर के साथ हम आपको जोड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री के उस बयान की भी हम चर्चा कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि लिस्ट आ जाने दीजिए, बीजेपी की लिस्ट जैसे ही आएगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तो ये अब टाइम जो कह सकते हैं, जो वक्त है वो अब ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि एक पुख्ता सूचना हम तक पहुंच रही है। बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर के तौर पर यह कि कल होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, यानी कि कल नीतीश कुमार कैबिनेट में पूरे मंत्री एक एक चेहरे के साथ शामिल होंगे। अभी की जो कैपेसिटी है और आने वाले दिनों में कैपेसिटी उसे फुलफिल करना है, तो साफ तौर पर यह है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद यह संभावनाएं कि विकास में यहां अवरोध है, यहां बाधा है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इसलिए कल जो संभावित अभी तक चेहरे थे उस पर पुख्ता मुहर लग जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल होगा नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्रियों के कुल 22 पद खाली हैं। उन 22 पदों पर 22 नए चेहरों के साथ कल एक बड़ी सूचना आने वाली है जिसमें यह होगा कि 22 मंत्रियों ने शपथ ली, यानी कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल होना है। बिहार में कल होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उस बयान के साथ, उस सियासी हलचल के साथ जिसमें अभी तक मीटिंग चल रही थी, बैठकें चल रही थी, दोनों खेमे अपने अपने प्रस्तावित चेहरों के साथ मंथन कर रहे थे। यह कहा जा रहा था कि कुछ नए चेहरों को भी मौका मिलेगा। उसमें कई ऐसे विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं की बात चल रही थी जिसमें ऐसा लगता था पार्टी को कि ये यूथ कुछ बढ़िया कर पाएंगे। तो ऐसे में एक नया चेहरा, नए चेहरों की सूची के साथ हो सकता है कि कल बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बदलाव इस बात को लेकर होगा कि जो प्रगति है, जो विकास है, उसकी रफ्तार के लिए मंत्रिमंडल का भरा पूरा होना जरूरी है। और हमारे साथ दिवाकर हैं, उनसे बात करते हैं। दिवाकर, जो सूचना है उसके मुताबिक कल हो जाएगा मंत्रिमंडल का विस्तार, यानी कि 22 पद जो खाली हैं मंत्रियों के वो भर जाएंगे। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री समेत अभी फिलहाल 14 मंत्रिमंडल का स्ट्रेंथ है और बाकी जो बचे हुए हैं वो 22 मंत्रियों के विभाग अभी बचे हुए हैं। मंत्रियों विधायकों को, 22 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, तो मंत्री शपथ ले सकते हैं। और जो खबर है उसमें ये खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि ज्यादा से ज्यादा ये नए चेहरे होंगे, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाएगा दोनों ही पार्टियों की तरफ से। दोनों ही पार्टियां सामाजिक समीकरणों का ख्याल रख रही है और हम पहले से ही जानकारी दे रहे हैं जो संभावित चेहरे हैं, कौन कौन से संभावित चेहरे हो सकते हैं। तो अब जो इंतजार था मंत्रिमंडल विस्तार का वो लगभग अब पूरा हो सकेगा और कल मंत्री पद का शपथ लिया जाएगा। जी, बीजेपी की लिस्ट के बारे में नीतीश कुमार ने चर्चा की थी कि उनकी तरफ से जैसे ही लिस्ट मिल जाएगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, यानी कि बीजेपी ने फुल फाइनल अपनी लिस्ट नीतीश कुमार को दे दी है। देखिए, बीजेपी ने मंत्रियों की, संभावित मंत्रियों की सूची, जो मंत्री विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे उनकी सूची सौंप दी गई है। ऐसी जानकारी है, सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि जब मुलाकात हुई थी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की नीतीश कुमार के साथ और जो जेडीयू के आला नेता हैं उनके साथ मुलाकात हुई थी, मंत्रणा हुई थी, उन जो संभावितों की सूची है वो सौंप दी गई है। कुछ अड़चने आ रही थी, जो नॉमिनेशन होने हैं राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद में, उन नामों पर सहमति नहीं बन रही थी। कोटा कौन सी पार्टी का कितना होगा उसको लेकर सहमति नहीं बन रही थी, लेकिन बातचीत लगातार जारी थी और ये कयास लगा जा रहे हैं कि जो विधान परिषद में जाने हैं राज्यपाल के कोटे से सदस्य, उनको लेकर भी बातचीत फाइनल हो गई है। अब मंत्री पद की शपथ की जो तारीख तय की गई है उसी कड़ी में इसको देखा जाना चाहिए। और एक और खबर है कि बोर्ड और आयोगों को लेकर भी
जेडीयू और बीजेपी के बीच लगातार मंत्रणा जारी थी, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उस पर भी अंतिम मुहर लग गई है। जी चलिए दिवाकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो दिवाकर तिवारी जिन्होंने बताया साफ तौर पर कि अब इसमें कोई देर नहीं है, वो लिस्ट आ चुकी है। नीतीश कुमार कल मंत्रिमंडल के विस्तार की जो बातें आज उन्होंने अपने बयानों में कही, शाम होते होते इस पर मुहर भी लग गई कि कल हो जाएगा मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्रियों के जो 22 पद खाली हैं कल भर जाएंगे। जैसा कि हमने कहा कि इसकी संभावित सूची हम चलाते आ रहे हैं, उन नामों को दिखाते आ रहे हैं, कल उस पर अंतिम मुहर भी लग जाएगी। उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो युवा हैं, जो पहली बार मंत्री बनेंगे, तो कई ऐसे समीकरणों को साजने के लिए कोशिश की जा रही है। तो दिवाकर तिवारी हमारे साथ इस वक्त भी बने हुए हैं। दिवाकर, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो हमें जरा उन संभावित चेहरों के बारे में, क्योंकि हम दर्शकों को यह बताना चाह रहे हैं और हमने बताया भी है कि इस बार नए चेहरों को लेकर कुछ समीकरण ज्यादा ही इन बैठकों में उनका जिक्र हुआ, नामों को लेकर जिक्र हुआ और पार्टी चाहती है कि पार्टी युवा बनी रहे और युवा सोच के साथ आगे बढ़ती रहे। जी बिल्कुल, बीजेपी और जेडीयू लगातार जो चुनावी नतीजों के बाद मंथन कर रहे हैं, उसमें स्ट्रेटजी का ये हिस्सा है कि इस बार मंत्रिपरिषद में जो शामिल होंगे चेहरे वो नए होंगे। कुछ तजुर्बों का भी सम्मिश्रण किया गया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जा रहा है जो सामाजिक समीकरणों में हाशिए पर जो तबके हैं उनको शामिल किया जा रहा है, युवाओं को शामिल किया जा रहा है, महिलाओं को शामिल किया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टी के नेताओं का ये मानना है कि जो उनको मैंडेट मिला है उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो साइलेंट वोटर्स हैं, यानी कि जो समाज के हाशिए तबके से आते हैं वो हैं, और जो महिलाएं हैं उनकी बड़ी भागीदारी रही, उनका जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो ज्यादा रहा, तो उनको ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। और जिन नामों की हम चर्चा कर रहे थे उसमें कई ऐसे चेहरे हैं, अगर हम देखें जो अपर कास्ट से आते हैं, सामाजिक समीकरणों का ध्यान दिया जा रहा है, तो जेडीयू ने खास तौर पे एक सूची बनाई है और उस सूची का जिक्र किया था और हम लगातार इस तरीके की जानकारी शेयर करते रहे हैं। और सबसे पहले हमने जानकारी दी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिल्कुल, उस सूची पर एक बार फिर नजर अगर फरमाए दिवाकर, तो बीजेपी की सूची में हमने देखा है कि बांकीपुर से जो विधायक है उनका नाम आ रहा है, नितिन नवीन साहब का नाम आ रहा है, उधर संजीव चौरसिया के नाम आ रहा है, तो कई ऐसे चेहरे हैं जिसे प्रबल दावेदार के तौर पर उस सूची में शामिल किया गया है। तो जो जेडीयू कोटा है, जेडीयू कोटा किस तरीके से इसे बैलेंस करेगा? देखिए, जेडीयू कोटे की बात करें तो हमने कई नाम बताए थे, जैसे सुमित सिंह हैं, उनकी चर्चा हो रही है, उन्होंने सपोर्ट किया, हालांकि वो निर्दलीय जीत कर आए हैं, चुनकर आए हैं। उसी तरीके से आप अगर देखें तो जयंत राज और सुधांशु शेखर की चर्चा हो रही है, वो कुशवाहा कोटे से आते हैं। अगर अपर कास्ट से देखें तो संजीव सिंह और केसरिया से शालिनी मिश्रा हैं, नीरज कुमार है, उनकी चर्चा हो रही है लगातार। उसी तरीके से अति पिछड़ा के नामों पर गौर करें तो उसमें मदन सहनी और बीमा भारती, दामोदर रावत जैसे नाम सामने आ रहे हैं। उसी तरीके से अगर दलित कोटे से देखें तो महेश्वर हजारी और सुनील कुमार जैसे चेहरों की चर्चा हो रही है। और अगर कुर्मी कोटे से देखें, लौह पुरुष समीकरण की बात की जाती है तो श्रवण कुमार का नाम आ रहा है, जो नालंदा से उनकी नुमाइंदगी होती है। और जैसा कि मैंने कहा कि तजुर्बेदार और जो नए चेहरे होंगे उनका सम्मिश्रण वो बिल्कुल एक बैलेंस बनाने की कोशिश होगी। दिवाकर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आनंद अमृतराज हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। आनंद, उन सूची के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसलिए बेहद जरूरी है कि जो मंत्रियों के 22 पद खाली हैं उन पर राय विमर्श, चर्चा कुछ हो जाए। तो हमें जरा यह बताइए कि जेडीयू ने क्या तैयार कर रखा है? बीजेपी का समीकरण यहां समझ में आ रहा है कि पूरी तरह से बैलेंस ये लगता है, महिलाओं की हिस्सेदारी, जो साइलेंट वोटर्स थे उनका बेहद बीजेपी ने ख्याल रखा ताकि एक प्रेजेंटेशन सामने दिखे कि पार्टी ने उनके बारे में सोचा। जेडीयू खेमे में कौन सा ऐसा चेहरा होगा जिसने आस लगाकर रखी थी लेकिन वो नजर नहीं आएगा? देखिए विवेक, निश्चित तौर पे चूंकि जेडीयू के विधायकों की संख्या इस बार कम है तो जाहिर सी बात है 43 विधायक और एक जमा खान शामिल हुए हैं जेडीयू में, तो 44 के साथ साथ अगर एक आप निर्दलीय सुबीर सिंह को देखें तो 45 विधायक इनके पास बचते हैं। तो जेडीयू की पूरी कोशिश होगी कि सामाजिक समीकरण को और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की जाए।
जो हमारे पास जानकारी है कि मुस्लिम कोटा से जमा खान को मौका मिल सकता है, अति पिछड़ा कोटा से मदन सहनी है, उनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। इसके अलावा दलित कोटा से दो मंत्रियों के नाम की चर्चा है, दो विधायकों की, पूर्व मंत्री बहेश्वर हजारी और सुनील कुमार जो पूर्व डीजी है, उनके नाम की चर्चा है। इसके अलावा राजपूत कोटा से लेसी सिंह के नाम की चर्चा है, सुमित सिंह के नाम की भी चर्चा है, और एक नाम जो बहुत तेजी से उभरा है वो रिंकू सिंह जो वाल्मीकि नगर से विधायक आते हैं, उनके नाम की चर्चा है। इसके अलावा कुशवाहा कोटा से अगर आप देखें तो जयंत राज आते हैं अमरपुर से, उनके नाम की चर्चा है। इसके अलावा जो समीकरण है कुर्मी कोटा से, उससे श्रवण कुमार के नाम की चर्चा। तो ये वो नाम है विवेक जिनको इस बार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, देखिए आज सुबह में नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था और बयान के बाद जो सूत्र है वो बता रहे हैं कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, और जो लगातार जानकारी मिल रही थी। और मैं आपको बता दूं कि चार नाम आपने ऐसे बताए जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल ताजे नाम है, जिन्हें ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल अभी फ्रंट लाइन पर ही आने वाले हैं, पहली बार मंत्रिमंडल को मंत्री पद संभालेंगे और उसके बाद कुछ विकास को अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने उनका भी बखूबी ख्याल रखा है, जिन्हें अपने कह सकते हैं थिंक टैंक के एक पूरे उसमें शामिल रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री। आनंद, देखिए विवेक, निश्चित तौर पे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार अनुभव के साथ साथ युवा चेहरों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें कई सारे ऐसे नाम हैं जिनको नीतीश कुमार मौका देने जा रहे हैं, जैसे जयंत राज कुशवाहा कोटा से हो, या फिर जो राजपूत कोटे से जिनकी बात हो रही है उनका नाम हो, या फिर एक भूमियार कोटे से शालिनी मिश्रा और नीरज कुमार के नाम की चर्चा। नीरज कुमार पहले भी इसके पहले मंत्री बन चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके पास अनुभव है, लेकिन कुछ ऐसी भी नाम है जो युवा चेहरे हैं। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार ऐसे नेताओं पर दाव लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो आने वाले 5 साल जेडीयू को मजबूती प्रदान करे, क्योंकि देखिए विधायकों की संख्या कम हो गई और कम विधायकों में उन्हें तमाम समीकरण को साधना है, चाहे क्षेत्रीय समीकरण हो या फिर जातीय समीकरण। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार की पूरी कोशिश होगी इस समीकरण में वैसे नेताओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले जिनके मंत्री बनने से पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो जाहिर सी बात है, कल मंत्रिमंडल के विस्तार में उन चेहरों पे सबसे ज्यादा निगाह रहेगी कि किन्हें वो मौका मिलता है। तो जाहिर सी बात है, जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि सामाजिक समीकरण के साथ साथ युवा और अनुभव दोनों को मौका मिलेगा। सामाजिक समीकरण, युवा और अनुभव सभी का मिश्रण होगा, क्योंकि जो 22 पद हैं इस पर रायशुमारी खूब चली है। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जितनी बैठकें होनी थी दिल्ली में, पटना में, हर जगह बैठकें हुई, लेकिन वैसे वैसे नामों को ज्यादा तवज्जो दी गई, वैसे चेहरों को ज्यादा तवज्जो दी गई जो बैलेंस्ड है, जो पूरी तरीके से एनडीए को बैलेंस रखेंगे। सरकार बेहतर तरीके से चलेगी और सरकार विकास के नाम पर इन्हें वोट मिला है तो विकास करना चाहती है, लेकिन एक अच्छे और युवा चेहरों के बदौलत। दिवाकर और आनंद हमारे साथ जुड़े हुए, यही सवाल है आनंद, जिस एक बात कर रहे हैं हम कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ये चाहते थे कि ठीक है पुराने थिंक टैंक रहें जो कि युवाओं को साथ लेकर चले, पार्टी का जो इमेज है, एनडीए का जो इमेज है वो दूर तक जाए, लोग ये समझें कि ये पार्टी युवा है और खासकर युवाओं को आगे लाने के लिए, युवाओं के विकास के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। ऐसे में बेहद जरूरी था कि वैसे चेहरों को शामिल किया जाए। अब जब आपने कहा कि हर एक जगह से उन्होंने पिक किया है, हर एक जाति से पिक किया है, तो कहीं किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा, सवाल नहीं होगा उठाने के लिए कि आपने ये गलत कर दिया, इन्हें मौका नहीं दिया, लव को छोड़ दिया, कुश को छोड़ दिया या फिर राजपूतों को छोड़ दिया। यानी कि पूरी तरह से एक समीकरण बिठाया गया यहां पर। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए जैसे कि, और इसके पीछे नीतीश कुमार की मजबूरी भी समझी जाती है विवेक, क्योंकि विधायकों की संख्या मात्र 45 है। अभी अगर देखें 44 और एक निर्दलीय का समर्थन, सुमित सिंह का उन्हें समर्थन मिला, तो कम विधायकों में आपको तमाम समीकरण साधने होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने लौकुश समीकरण को खेल लिया है। तो नीतीश कुमार की कोशिश होगी कि अगले मंत्रिमंडल विस्तार में उन तमाम समीकरणों को मौका दिया जाए जो नीतीश कुमार के समीकरण में फिट बैठते हैं और आने वाले समय में जेडीयू के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करें। इसी वजह है कि नीतीश कुमार की पूरी कोशिश होगी कि सवर्णों को साथ साथ जो अति पिछड़ा वोटर है उनको बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाए, क्योंकि लौकुश समीकरण पहले ही शादी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे आरसीपी सिंह और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उमेश कुशवाहा को, नीतीश कुमार खुद से मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है लौकुश समीकरण में कोई सवाल नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ अति पिछड़ा और सवर्ण जो इनके मजबूत वोटर रहे हैं
उन्हें भी बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे। साथ ही भले ही इस बार जेडीयू से कोई मुस्लिम विधायक चुनाव जीतकर नहीं आया हो विवेक, लेकिन जमा खान बसपा से छोड़कर जेडीयू में शामिल हो चुके हैं, तो उनके मंत्री बनने की बिल्कुल आनंद, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर जरा ये समझाइए कि राज्यपाल से वक्त ले लिया गया है, क्योंकि जब मंत्रिमंडल का विस्तार, ये बातें जब आगे चल पड़ी हैं, तो अब अगला जो पड़ाव है वो है शपथ ग्रहण का। जी बिल्कुल, शपथ ग्रहण समारोह कल होगा और जो मंत्रियों की सूची है लगभग फाइनल हो गया है। दोनों ही पार्टियों के तरफ से जो मंत्रणा जारी थी उसको आखिरी मुकाम तक पहुंचा दिया गया है, अंतिम मुहर लग गई है। और जो नामों की चर्चा कर रही थी बीजेपी में, खासतौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने पार्टी के विस्तार के मद्देनजर कई ऐसे स्ट्रेटजी बनाए हैं, उसमें मंत्री परिषद में भी चेहरों को शामिल करने को लेकर वो रणनीति है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने मंत्रियों को सक्रिय किया है, जो उनके मौजूदा मंत्री हैं वो लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहां वक्त गुजार रहे हैं और लगातार उनके कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। तो उसी लिहाज से सभी सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है और समाज के उन हिस्सों को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी देने की कोशिश की जा रही है जिनका वोटिंग परसेंटेज बेहतर रहा दोनों पार्टियों के पक्ष में और जिनका माना जाता है कि वोट बैंक है अच्छा खासा। तो लगातार प्रयोग कर रही है बीजेपी और उसी तरीके से चेहरे सामने आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाहनवाज हुसैन जो विधान परिषद में आए हैं उनकी काफी चर्चा हो रही है। सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समाज से आते हैं उनकी चर्चा हो रही है। उनके पिताजी कभी नीतीश कुमार के साथ लौह कुश के पार्ट हुआ करते थे, शकुनी चौधरी। तो सम्राट चौधरी भी विधान परिषद के सदस्य है, उनकी संभावना जताई जा रही है। संजय सरावगी की चर्चा हो रही है, संजीव चौरसिया की चर्चा हो रही है, भागीरथी देवी जो बिल्कुल दलित समाज से आती है उनकी चर्चा हो रही है। अपर कास्ट की बात करें तो उसमें नीतीश मिश्रा का जिक्र आता है, उसी तरीके से रणधीर सिंह का जिक्र आता है, कृष्ण कुमार ऋषि हैं जो दलित समाज से आते हैं उनकी चर्चा हो रही है। तो तमाम नामों पर जो लगातार बातें चल रही थी दोनों ही पार्टियों की तरफ से अंतिम मुहर लगा दी गई है और बस इंतजार जो है कल का है। और कल जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह होंगे बिहार को फुल स्ट्रेंथ का। दिवाकर, ये सूची पहले ही हम दर्शकों को बता चुके हैं और इस पर मुहर लग जानी है, इस पर एक एक कर मुहर लगेगी। जितने भी नाम हमने बताए हैं उस पर मुहर लगनी तय है। कल शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन दिवाकर से एक सवाल और भी। दिवाकर, वक्त कितने बजे का होगा जब शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाना है? देखिए, आधिकारिक जानकारी अभी नहीं दी गई है। सूत्रों से हमने ये खबर अपने दर्शकों के लिए लाई है, तो थोड़ी देर में आधिकारिक जानकारी आएगी। बाकायदा जो है जो मीडिया को इंटीमेट किया जाता है राजभवन की तरफ से, तो वो जानकारियां आएगी और वो हम जानकारियां जल्द ही शेयर करेंगे अपने दर्शकों के साथ। जी बिल्कुल, आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, एक बात अभी दिवाकर कह रहे थे, शाहनवाज हुसैन की चर्चा इन्होंने पहले की और कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, अपने अपने एंगल से अलग अलग विस्तार से दिया जा रहा था इस खबर को। लेकिन शाहनवाज हुसैन जिनका कद और पद आप अगर मिलाएं और उनकी हिस्ट्री को देखें तो बहुत बड़े नजर आते हैं, लेकिन शाहनवाज हुसैन की बिहार में एंट्री, एमएलसी के तौर पर एंट्री और उसके बाद मंत्री बनने की तरफ जब ये अग्रसर होते हैं, चलते हैं, क्या नजर आता है? कुछ सूचना है कानों तक? देखिए विवेक, निश्चित तौर पे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात पर आपको ये भी ध्यान देना होगा कि शाहनवाज हुसैन मंत्री पद जब मिलने के बाद उनसे बताई जा रही थी, उनसे सवाल पूछा गया था कि आप मंत्री बन रहे, तो उन्होंने एकदम अनिर्भीकता जाहिर की थी। जाहिर सी बात है कि शाहनवाज हुसैन का एक बड़ा कद है, तो वो उनको एक मंत्री बनाकर बीजेपी उनका उपयोग करेगी, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी कहना है। तो उनके लिए शाहनवाज हुसैन के लिए कोई बड़ी भूमिका की तलाश जरूर की जा रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे कि दिवाकर जी बता रहे थे, अमूमन 4:30 बजे मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है और अभी तक जितने भी मंत्री हैं उनके पास कैबिनेट की बैठक की सूचना नहीं गई है। तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट हाफ में ही किसी वक्त मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और सेकेंड हाफ में जब कैबिनेट की बैठक होगी तो फुल फ्लेजेज कैबिनेट की बैठक होगी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल की। और जाहिर सी बात है इस पर तमाम तरह की निगाहें टिकी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में किसी वक्त मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और सेकेंड हाफ में जो कैबिनेट की बैठक है वो कैबिनेट की बैठक। बिल्कुल आनंद, आपने एक टेक्निकल बात कही दिवाकर, बिल्कुल ये बिल्कुल समझा जा सकता है। 4-4:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी, तो मान लीजिए कि फर्स्ट हाफ में ही जो होना है शपथ ग्रहण समारोह, शपथ ली जाएगी, वो फर्स्ट हाफ में ही होगा। हालांकि जो टाइम है, एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं, जहां पर
शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा, वो अभी आने में थोड़ी देर है। दिवाकर। जी बिल्कुल, आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं आई है। राजभवन जैसे ही इंटीमेट करेगा और जो जानकारी देगा हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। लेकिन आनंद ने जो बात बताई कि कैबिनेट की बैठक है और नियमित तौर पे यही तिथि हुआ करता था, यही दिन हुआ करता है कैबिनेट की बैठक का। सप्ताह में एक दिन जो कैबिनेट की बैठक होती है तो जो उसका समय पहले से निर्धारित है कि 4:30 बजे होना है, तो जाहिर सी बात है कि उससे पहले ही कोई वक्त होगा जिस पर जो तारीख तय की गई होगी। अभी उसकी हालांकि जानकारी नहीं आई है आधिकारिक तौर पे, लेकिन जैसा आनंद बता रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में ये शपथ ग्रहण समारोह की कोई टाइमिंग होगी तो वो जल्द ही वो हमें साझा करेंगे राजभवन के अधिकारी, और हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे कि कौन सा वक्त होगा कि जब शपथ ग्रहण समारोह तय किया गया है, और वो हम अपने दर्शकों को भी साझा करेंगे। बिल्कुल तिवारी, उससे साझा करेंगे। लेकिन दिवाकर, हमें एक और भी जानकारी आपसे चाहिए। जानकारी इस बात को लेकर, ठीक है कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन मान सकते हैं कि उनके अनुभवों से जोड़ते हुए उनके विभागों का भी बंटवारा होगा, तो हमें लगता है थोड़ा वक्त इसे भी दिया जाना चाहिए। या कहीं ना कहीं से ये खबर भी, ये सूचना भी आ रही है, ये बड़ी खबर के तौर पर, कि विभागों को लेकर भी कुछ मंथन भीतर खाने चल रही है। जी बिल्कुल, कई बार जो आपकी पृष्ठभूमि होती है उसी के अनुसार आपको तवज्जो दिया जाता है। विभागों में भी जब आपको जिम्मा दिया जाता है तो आपके पृष्ठभूमि को भी ख्याल रखा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नए महकमे की जिम्मेदारी दी जाती है और आपको काफ़ी कुछ तजुर्बा मिलता है। जो नई जिम्मेदारी मिलती है उसको साथ साथ निभाने के साथ, तो इसमें भी खास ख्याल रखा जाएगा कि जो जिनकी पृष्ठभूमि रही है पहले से, जिन्होंने मंत्रिपरिषद में रहते हुए काम मंत्री के तौर पे किया है, तो उनको वो जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा जिनकी राजनीति में या समाज सेवा के क्षेत्र से जो विभिन्न विभागों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, उसका भी ख्याल रखा जाता है जब मंत्री बनाया जाता है, और उन्हें उन्हीं विभागों की जिम्मेदारियां दी जाती है। कई बार ऐसे मौके आए हैं जो अपने क्षेत्र के पारंगत होते हैं, अपने जो है फन में माहिर होते हैं, उनको वो विभाग का बिल्कुल यहाँ अनुभव बहुत काम देगा, तो अनुभव बहुत काम देगा। आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। आनंद, जरा नजर दौड़ाइए, थोड़े अपने दिमाग पर अगर जोर डालिए, तो जो जेडीयू कोटे से मंत्री थे उन चेहरों को पहचान पाना या फिर उनके चेहरों को सामने ले आकर सोचना और ये देखना कि क्या उनका भी कद बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे मंत्री हमने देखे हैं जो पद संभाल रहे थे, कुछ टेन्योर के लिए उन्होंने संभाला, लेकिन अब उनकी भी ये चाहत होगी पहला तो कि हम शामिल हो जाएं, मंत्री पद की शपथ ले लें, और उसके बाद कोई ऐसा विभाग मिले जहां कुछ अपना कर्तव्य दिखाएं। देखिए विवेक, निश्चित तौर पर, लेकिन आपको मैं महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जेडीयू कोटे के जितने मंत्री बने हैं, उन्हें जिनके पास अभी फिलहाल 4 से 5 विभाग तमाम मंत्रियों के पास है, तो जिन मंत्रियों को पहला विभाग अलॉट किया गया अमूमन उनके पास वही विभाग रहेगा, और उसके बाद उनके पास जो विभाग बचा, जेडीयू के पास पहले से 20 विभाग को अलॉट कर दिया गया है और बचे हुए विभाग बीजेपी के पास है। तो जितने विभाग जेडीयू को अलॉट हुए हैं उन तमाम विभाग जेडीयू कोटे में ही जाएंगे, ये तय है। बीजेपी कोटे के पास जो भी मंत्री बनेंगे तो बीजेपी कोटे के पास जितने मंत्रिमंडल, जितना मंत्री विभाग मिला है वो उसी में उनके मंत्री बनेंगे। और जाहिर सी बात है कई सारे ऐसे विभाग हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी मंत्री जेडीयू कोटे से जो अभी 5 मंत्री बने थे, एक मेवालाल चौधरी हट गए थे, तो उसके बाद 4 मंत्री जो बने थे, तो उनके पास जो पहला विभाग अलॉट हुआ है वो विभाग उनके पास रह जाएगा। उसके बाद उनके पास जो सब्सिडरी के तौर पर जो विभाग दिया गया है वो विभाग उनसे लेकर जो नए सदस्य बनेंगे उनके पास वो मंत्रालय चला जाएगा। यही स्थिति बीजेपी के पास भी होगी कि जो मंत्री के पास जो पहला विभाग अलॉट हुआ है वो उनके पास रह जाएगा, और बाकी जो विभाग बीजेपी के दूसरे जब मंत्री के पद की शपथ लेंगे उनके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और लगभग 20 विभाग अभी जेडीयू को अलॉट हो चुके हैं, जिसमें से 5 विभाग फिलहाल मुख्यमंत्री के पास है, और 15 विभाग में से 4 विभाग अभी जो 15 विभाग है वो 4 मंत्रियों में बांटा गया है। तो इससे तस्वीर बिल्कुल साफ है कि जो विभाग बचे हुए हैं जेडीयू के पास, उसी विभागों में से जेडीयू कोटे के मंत्रियों को मिलेगी वो तमाम विभाग है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जेडीयू कोटे से जो मंत्री बन रहे हैं उसमें 3, 4, 5 ऐसे वरिष्ठ मंत्री हैं जिनके पास काफ़ी अनुभव है, जैसे विजय चौधरी हुए, अशोक चौधरी हुए, इसके अलावा जो
एक और दो जो मंत्री बने हुए हैं उनके पास जो भी विभाग दिया हुआ है, तो काफ़ी अनुभव उनके पास, वो तमाम विभाग को संभालते हुए आगे काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है वही स्थिति बीजेपी के पास भी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेडीयू कोटे में जितने मंत्रियों को मंत्री पद दिया जाएगा उसमें अनुभव के साथ साथ उनकी वरिष्ठता का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो भी वरिष्ठ मंत्री को, अगर वरिष्ठ विधायक को अगर मंत्रालय दिया जाता है तो उनके पास एक ऐसा विभाग दिया जाएगा जिसे वो बखूबी संभाल सके। जो नए चेहरे को मौका मिलेगा उन्हें कुछ ऐसा विभाग दिया जाएगा जिसे उन पर कम लोड रहे। तो जाहिर सी बात है तमाम समीकरण को देखकर ही मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। विवेक, बिल्कुल मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, लेकिन दिवाकर से एक सवाल और भी। दिवाकर, जब हम बड़े चेहरों की बात करते हैं, सम्राट चौधरी की बात करें क्योंकि पहले भी मंत्री पद संभाल चुके हैं, तो सम्राट चौधरी एक अब बड़ा नाम है, लोग इन्हें जानते हैं, इनके काम, इनके प्रभाव को भी जानते हैं, इनके इलाकों में इनके नाम की चर्चा होती है। तो सम्राट चौधरी को अगर आप देखें और जिन विभागों की बात कही जा रही है कि अगर कोई एक निश्चित विभाग में है और एक प्रभार उसके पास है तो प्रभार का बंटवारा होगा, यानी कि प्रभार उन्हें दिया जाएगा, उसमें चयन की बारी आएगी। तो सम्राट चौधरी हो या फिर जेडीयू या फिर बीजेपी खेमे में जो भी नेता हैं, तो क्या ये वरीयता क्रम जो है, क्या उनके काम पर, उनके इतिहास को देखते हुए, या फिर एक नया एक्सपेरिमेंट भी सामने आ सकता है कि हो सकता है कोई एक नया विभाग उन्हें सामने दिया जाए जिस पर उन्होंने कभी काम ना किया हो, लेकिन उस पर कहा जाए कि आप इसे बेहतर करके दिखाएं? देखिए, इसमें एक इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि जो विभाग जिस दल के पास था पूर्ववर्ती सरकार में, अगर एनडीए की पूर्ववर्ती सरकार को देखें, बीजेपी के पास जो महकमे थे, अगर इस सरकार के फॉर्मेट को भी देखें, स्वरूप को भी देखें, जो बीजेपी कोटे से मंत्री बने हैं उनके पास वही विभाग गए हैं। और अभी 6 से 7 विभाग किसी मंत्री के पास हैं, किसी मंत्री के पास 5 विभाग हैं, किसी के पास 4 है। तो यानी कि एक से ज़्यादा विभाग जिन मंत्रियों के पास है, उन्हीं विभागों को नए जो मंत्री होंगे उनको बंटवारा किया जाएगा। तो उन विभागों को किसे देना। चलिए, हम लगातार इस पर चर्चा करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, और इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, खासकर उस टाइम पर जब कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। यहां रुकेंगे छोटे से अंतराल के लिए, जाइएगा कहीं नहीं। इस न्यूज के